नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल की 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 5। इससे पहले सीरीज 4 तक आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज बनाया गया है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो दोस्तों, इस सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्या कहता है? सेशन का पहला सवाल, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है दोस्तों, तब क्या होता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी जो है पूरी तरह ढक लेता है और पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ता है। इससे क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्लियर? सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं तो जब पृथ्वी की परिक्रमा करते समय चांद जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इससे सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, और चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 102, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शनि। टाइटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है और टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह किसे माना जाता है दोस्तों? गनीमेड को माना जाता है। किसे माना जाता है? गनीमेड को, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। क्लियर? इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? शनि के उपग्रह की खोज किसने की थी? क्रिस्टियानो हाइगन्स ने की थी। कब की थी? 25 मार्च 1655 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, सही सुमेलित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, सही सुमेलित है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में सही सुमेलित है, जबकि मोजेब मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है दोस्तों। कहाँ पर है? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मोजेब की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मोजेब कहाँ पर है? किस देश में है? पश्चिमी अफ्रीका में आपको मोजेब मरुस्थल देखने को मिलता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? दक्षिण और मध्य कैलिफोर्निया राज्य में है, नेवाडा राज्य में है, यूटा और एरिजोना राज्य में यह फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? और यह सियरा नेवादा से कोलोराडो पठार तक यह फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा फटाफट।
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन बी, बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बैसाल्ट चट्टानों की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो बैसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट लावा के धरातल पर जमने से होता है। ठीक है, एक कण विहीन होते हैं और वे रवादार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन है? यानी सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, ये भी परीक्षा में बार बार यह सवाल रिपीट किया जाता है। एसएससी 2014 में पूछा हुआ सवाल है। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात कर लिया जाए तो अमेरिका और एशिया के बीच पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। क्लियर? इसकी खोज कब हुई थी? 1519 में हुई थी। किसके द्वारा? फर्नांडो मैगलन और देलकानो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 106, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मारमारा सागर। दोस्तों यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको काला सागर, मारमारा सागर, सी ऑफ मारमारा, एजियन सी और मेडिटेरियन सी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक सी यानी काला सागर को मारमारा सागर से कौन सी जल संधि अलग करती है? ब्लैक सी और मारमारा सी को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बासपोरस जल संधि जो है इन दोनों सागरों को अलग करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मारमारा सागर और एजियन सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो नोट कर लीजिएगा, डारडेनिली संधि जो है मारमारा सागर को एजियन सागर से अलग करती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 107, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या सुमात्रा? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मेडागास्कर का पुराना नाम क्या है? मालागासी। इसका प्राचीन नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीका के पूर्वी भाग में पूर्वी तट पर स्थित है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो याद कर लीजिएगा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 108, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस एक में नहीं बहती है? जेपीएससी 1992 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस एक में नहीं बहती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, मलेशिया से होकर यह नदी नहीं बहती है। मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तिब्बत से होता है। क्लियर? किन देशों से होकर बहती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम आदि देशों से होकर यह बहती है, लेकिन मलेशिया से होकर नहीं बहती है। लंबाई के अनुसार यह विश्व की 13वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी वायु
स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। स्विट्जरलैंड में बहती है और उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। वह कौन सी वायु है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, फोहन। फोहन की बात कर ली जाए दोस्तों तो फोहन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तापमान इसका कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट, यह पर्वत पर जो हिम रहते हैं, बर्फ रहते हैं, उसे क्या क्या रहते हैं? पिघला देती है और पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करती है। ये अंगूर को जल्दी पकने में भी सहायता करती है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, बादलों की दिशा या मात्रा एवं गति मापी जाती है। नेफोमीटर से क्या मापी जाती है दोस्तों? मात्रा और गति मापी जाती है। नेफोमीटर कैसा दिखता है? इस तरह का आपको नेफोमीटर दिखाई देता है। डिजिटल नेफोमीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेघ है दोस्तों जो सूर्य और चंद्रमा के बीच चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, पछावी स्तरीय मेघ। दोस्तों आपको 3 मेघ यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला मेघ कितनी ऊंचाई पर है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। इसमें कौन कौन से बादल आते हैं? पछाव बादल, पछाव स्तरीय बादल, पछाव बादल। बता चुका हूँ दोस्तों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? पछाव आ रहा है। तो जहाँ भी आप देखें पछाव, समझ लेना होगा कि ये ऊपर में पाया जाने वाला बादल है। एक प्रकार का ट्रिक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मध्यम ऊंचाई के बादल 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलता है। इसमें उच्च स्तरीय बादल, उच्च कपासी बादल। क्लियर? मध्यम ऊंचाई वाले बादलों में क्या देखने को मिलता है? उच्च देखने को मिलता है। आपको समझना होगा कि ये मध्यम आकार ऊंचाई वाले बादल हैं। क्लियर? तीसरे प्रकार के बादल कितनी ऊंचाई पर होते हैं दोस्तों? 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और इसे निम्न बादल कहा जाता है। इन बादलों में स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल और कपासी बादल। इसमें आपको ज़्यादातर दिखाई दे रहा होगा स्तरीय। ये ट्रिक है दोस्तों, जहाँ पर स्तरीय दिखाई दे वे निम्न बादल होते हैं। तो ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना होगा इन सभी मेघों को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है या स्थान कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। किस देश को हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिनलैंड को हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है। फिनलैंड की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये नार्डिक देश है, यानी नॉर्दर्न में स्थित कंट्री है दोस्तों। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन से, पूर्व में रशिया से, उत्तर में नॉर्वे से और दक्षिण में बाल्टिक सी से लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113।
विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? IAS 2003 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार जो है, इसका विस्तार का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है दोस्तों? एक वैसा वन क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर स्थित होता है। लगभग 28 डिग्री के भीतर यह स्थित होता है। क्लियर? इसमें कौन कौन से देश कवर होते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको। क्लियर? न्यूनतम वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। तापमान की बात कर लिया जाए तो सभी महीनों में 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोज कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को पार्कलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही, सभी ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, कैंपास ब्राज़ील के घास के मैदान को और पार्कलैंड अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। 115, निम्नलिखित में से किस एक कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है? किस एक कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक होगा? आंसर इज द ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइट की बात कर लिया जाए दोस्तों तो उस गुणवत्ता वाला कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होती है। कैसा दिखता है? चमकदार काला दिखता है, इस तरह से आपको दिखाई देता है और इसका प्रयोग घरों में और व्यवसायों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है दोस्तों? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसके चारों ओर आपको देखने को मिलता है मैक्सिको, बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर और दक्षिण में आपको मिलता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। राजधानी कहाँ है? ग्वाटेमाला सिटी। क्वेश्चन नंबर 119, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, चाय के पौधे उगाने की डेपाग विधि कहाँ पर विकसित हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिलीपींस की बात कर ले जाए दोस्तों तो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और कई द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी मनीला है और यह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 120, मोनाजाइट किसका अयस्क है? इस साइंस का भी प्रश्न है दोस्तों और भूगोल का भी प्रश्न है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर इज द ऑप्शन बी, थोरियम का अयस्क है। थोरियम की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी खोज कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। और इसका महत्वपूर्ण अयस्क मोनाजाइट है। संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। और भारत के केरल राज्य में इसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। 121, कंगारुओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट। यहाँ पर महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हमने लिया है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। कंगारुओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से कितने राज्य आते हैं? 6 राज्य आते हैं। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एक द्वीपीय राज्य है तस्मानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 का आंसर करिए दोस्तों। वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, पनामा देश का नियंत्रण है। पनामा की बात कर लिया जाए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यह अलग करता है। जोड़ता किसे है? कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन को यह अलग करता है। कैरिबियन सी की बात कर लिया जाए तो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 किलोमीटर और गहराई कितनी है? 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सी झील स्वेज नहर मार्ग में नहीं पड़ती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मंजाला झील। स्वेज नहर के मार्ग में कौन कौन सी झील पड़ती है दोस्तों? लिटिल बिटर लेक, लार्ज बिटर लेक, तिम्सा झील, इशमालिया झील। ये सभी झीलें जो है स्वेज नहर मार्ग में पड़ती है। 124, दक्षिण गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? दक्षिण की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे अधिक सड़कों का जाल अर्जेंटीना में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जो ब्राज़ील के बाद, किसके बाद? ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश यह माना जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न 125, सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में नहीं फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कांगो प्रजातांत्रिक देश में नहीं फैला हुआ है। सहारा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सहारा में 10 देश आते हैं। कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तस्मानिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली और मालितानिया। दोस्तों विश्व भूगोल की 1000 MCQ की सीरीज नंबर 5 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज नंबर 6 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।